नमस्कार। महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ। मेरे साथ में वीडियोग्राफर योगेश कुमार जी है। हम आज हमारे पड़ोसी चाइना के बारे में बात करने वाले हैं। अभी अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे यहाँ तवांग जो है, तवांग अरुणाचल की एक बहुत अच्छी खासी जगह है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मंदिर भी है। तो बुद्ध धर्म के लिए एक बहुत पवित्र जगह है और वहाँ हमारे सेना की भी कुछ अच्छी डिविजन्स रखी हुई है। वहाँ पर वहाँ की जो बॉर्डर है जिसको एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे चीन के कुछ लोगों ने अंदर घुसपैठ की थी। वो घुसपैठ तुरंत समझ में आ गई तो हमारे सैनिक वहाँ पहुँच गए और वहाँ थोड़े टेंशन का माहौल था। उस टेंशन के बारे में 2 दिन के टेंशन के बाद चीनी लोग वापस चले गए। इस पे जनरल नरवणे, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी है, उन्होंने कहा था कि हमारी बातचीत चीन से चल रही है। कई दिनों से चीन से हम वार्तालाप कर रहे हैं। चीनी सेना और भारतीय सेना की वार्तालाप हो रही है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग में उन्होंने जो घुसपैठ करी थी, वो घुसपैठ से उनको वापस भेजने के लिए बातें चल रही है। और इन बातों के नतीजे अभी भी ये जो छोटा सा इंसिडेंस हुआ, इस पर भी इन बातों का जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि हमें चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 महीना पहले यहाँ से काफ़ी दूर पश्चिम में उत्तराखंड की बॉर्डर पे बाराहोती नाम के एक जगह है। वहाँ उससे आगे तुंजुन मतलब जहाँ पे आप पास कर सकते हो बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं। तो उस सुरंग जैसी जगह होती है। तो तुंजुन ला के वहाँ पे ऐसे ही तरह की घुसपैठ हुई थी, उसको भी हमने इसी तरह से डील किया था। और 2016 में यहीं तवांग के बाजू में इसी टाइप की घुसपैठ हुई थी, क्योंकि चाइना का यह कहना है कि चूंकि तवांग में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, तवांग ये दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चूंकि चाइना ने पूरा हथिया लिया है, वो चाहते हैं कि हम तवांग भी उनको दे दें। हम तो उनको कतई देने वाले नहीं। 1962 में यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में हमको तवांग छोड़ना पड़ा था, लेकिन बाद में चीन ने जब अपनी सेना वापस ले ली, तब तवांग हमारे पास वापस आ गया। तब से तवांग को हमने अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। अब ये जो चीज़ें हो रही है और जिसका नतीजा इस तरह से पड़ता है कि लगता है कि उत्तरी बॉर्डर में कुछ धमाका होने वाला है, कुछ लड़ाइयाँ होने वाली है। ये कब क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि चीन के अंदर, खुद चाइना के कंट्री के अंदर स्थिति बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रही है। 3-4 चीज़ें हो रही है वहाँ पर। एक तो वहाँ बहुत बड़ा पावर का संकट आके पड़ा है। आधा चीन इस समय अंधेरे में है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त बिजली पैदा नहीं हो रही है। बिजली पैदा न होने के कुछ कारण है। चीन की 50% बिजली तो चीन कोयले से निर्माण करता है और चीन की जो कोयले की खदानें हैं, वहाँ पर भारी बरसात के कारण उनको कोयला निकालने में तकलीफ़ हो रही है। तो कोयला वहाँ से तो आ नहीं रहा। अच्छा, चीन काफ़ी कोयला इंपोर्ट करता है। अब कजाकिस्तान से इंपोर्ट करने चले हैं। कजाकिस्तान से चीन में कोयला आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत दूर से आना पड़ेगा। इसके पहले वो ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेते थे। सबसे बढ़िया कोयला जो है, जिसकी सबसे ज़्यादा कैलोरी वैल्यू है, मतलब जिस कोयले से सबसे ज़्यादा बिजली बन सकती है, वो कोयला होता है ऑस्ट्रेलिया का। उससे कम जो इंडोनेशिया का कलिमंतान नाम का जो आइलैंड है, वो कलिमंतान माइंस से जो कोयला आता है, वो ऑस्ट्रेलिया कोयले से थोड़ा कम, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया कोयला होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया से चीन का झगड़ा हो गया है। उनका मनमुटाव इसलिए हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने भरे बाजार कह दिया कि ये जो वायरस है कोविड का, ये वुहान से चला है, ये चीनी वायरस है। इससे चीन गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया से हमें आपसे कोई दरोकार नहीं, हमें आपसे बिजनेस नहीं करता। अभी ऑस्ट्रेलियन कोयले के जो जहाज़ भरे हुए चीन के बंदरगाहों पे खड़े थे, उनको चीन में आने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ के भारत के कुछ बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन वहाँ पहुँच गए। उन्होंने वो सारा का सारा कोयला 20% डिस्काउंट पे खरीद के उसको भारत में ले आए। तो चीन अभी कोयले से वंचित है। इसकी वजह से वहाँ की फैक्ट्रियों भी पे इफेक्ट होते जा रहा है। इसका मतलब ये है, नए लोग जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, उनके लिए ये माहौल करेक्ट नहीं है, ये माकूल माहौल नहीं है। तो ये जब होता है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? इन्वेस्टमेंट चीन में अगर नहीं जाएगी तो उसमें से काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट भारत आ सकती है, और वो तांता शुरू हो चुका है। अब चीन को ये बहुत ज़रूरी है दिखाया जाए कि भारत में स्थिरता नहीं है, भारत में अस्थिरता है। तो चीन के जो यहाँ पे पिट्टू बैठे हुए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि पूरी तरह से चीन पे डिपेंडेंट है, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक के टाइम में सोनिया गांधी अपने दोनों पुत्रों के साथ, प्रियंका वडेरा और राहुल गांधी के साथ चाइना जाके चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से कोई एक एग्रीमेंट करके आई है।
आज तक बताया नहीं वो एग्रीमेंट में इन्होंने क्या समझौता किया है। ये समझौता करके आए हैं तो जब भी चाइना की इच्छा हो कि इंडिया में कुछ अनस्टेबिलिटी आ जाए, कुछ अस्थिरता दिखाई जाए, तो तुरंत विरोधी दल के नाते कांग्रेस और कम्युनिस्ट और ये सब पिट्टू लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। अभी लखीमपुर खीरी का आप देख लीजिए जो सीन हो रहा है। लखीमपुर खीरी की एक छोटी सी दुर्घटना को इन्होंने इतनी बड़ी तूल दे रखी है कि आज तो महाराष्ट्र बंद करने पे तुले हुए हैं, जिसका कोई सरोकार इस घटना से नहीं है, क्योंकि चीन की इच्छा है, इसलिए काफ़ी चीज़ें हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। आप खुद जानकार हो, आप खुद समझदार हो, आप समझ जाएंगे ये क्या हो रहा है। ऐसी कोई अस्थिरता भारत में नहीं है, लेकिन दिखाना यह है कि भारत बहुत अस्थिर बन चुका है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट न करें, आप चीन में इन्वेस्ट करें। जबकि चीन में उनकी अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा झटका लगा है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एवरग्रांडे करके जो इनकी कंपनी है, जो बहुत बड़ी हाउसिंग कंपनी है, जो 300 अरब डॉलर के कर्जे तले डूबी हुई है और उसको बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं। आज खबर यह है कि उसके चलते वो तो कंपनी डूबेगी, लेकिन सर आप तो डूबेंगे, हमें भी ले डूबेंगे। ऐसे चीन के काफ़ी बिजनेसमैन फॉरेन से जो इन्होंने इन पे जो इन्वेस्ट किए थे, उनकी बॉन्ड की ब्याज की रकम ये 15 तारीख तक पहुंचानी है वापस, इनके पास पैसे हैं नहीं। तो एक काफ़ी बड़ा धमाका चीन के बिजनेस लाइन में होने वाला है। और शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, इनका तो ये तरीका है कि सारी चीज़ पे वो खुद ही अपनी पकड़ जमा के बैठे हैं। वो आज राष्ट्रपति भी है, सेना के प्रमुख भी है, पार्टी के प्रमुख भी है। उनके एक डिप्यूटी हुआ करते थे बो शिलाई, उनको उन्होंने कुछ ऐसे चार्जेस लगाए कि इन्होंने करप्शन करा और उनको जेल में डाल दिया है। आज तक वो जेल में ही सड़ रहे हैं। लेकिन बो शिलाई के जो डेप्यूटीज थे वो सारे के सारे तो जेल नहीं गए ना, वो तो अभी भी सरकार में कार्यरत है। तो मुझे नहीं लगता कि उनका शी जिनपिंग से कोई भी प्यार है। तो एक तरह से चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी हलचल मच रही है। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक डिक्टेटर को उल्टा पाड़ना, लेकिन शायद इस बार इसमें भी इनको सक्सेस मिल जाए। ये सब चीज़ न हो, इसके लिए शी जिनपिंग बाहर के देशों पे हमले करके दिखा रहा है कि चीन को संकट बाहर से आ रहा है। जैसे इन्होंने भारत में किया, वैसे ही बाजू वाले ताइवान में 38 बार इन्होंने अपने फाइटर प्लेन ताइवान की हवाई सीमा को लांग कर ताइवान के ऊपर से भेजे। जब ताइवान ने उसके ऊपर एक मिसाइल दागी तो एक प्लेन भागकर वापस आया। तो ये सब दिखाना इसलिए है कि ताइवान जो कि दुनिया की 70% आईसी चिप्स मैन्युफैक्चर करता है, उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है, ये दुनिया को दिखा देना था। लेकिन इस हिसाब तो इसका उल्टा पड़ा, क्योंकि अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडिया, ये सारों ने कहा कि ताइवान पे अगर आक्रमण हुआ तो वो आक्रमण हमारे पर हुआ यही माना जाएगा और उसका दो टूक जवाब दिया जाएगा। इसके जवाब में अमेरिका की नेवी की सबसे बड़ी टास्क फोर्स जो होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर की टास्क फोर्स, वो बेड़ा पूरा वहाँ पे मौजूद है। जापान का बेड़ा मौजूद है, ऑकस के पनडुब्बियाँ वहाँ आ चुकी है, भारत की नेवी वहाँ आ चुकी है। तो चीन को इतने आसानी से ये सब करना संभव नहीं होगा। तो ताइवान की रक्षा के लिए वहाँ काफ़ी फौजें इकट्ठी हो रही है। तब क्या किया जाए, ताइवान में तो कुछ नहीं कर सकते, तो देखे इंडो चाइना बॉर्डर पे ही कुछ खेल करके देखे, वहाँ भी नहीं हो रहा। अच्छा, इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जिसमें सीपेक बना के इन्होंने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाने ठानी थी, अब लगता है वो प्रोजेक्ट तो इन्होंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि ग्वादर में इतने दहशतगर्द हमले इन पे हो रहे हैं कि अब ये ग्वादर में पोर्ट बनाने से रहे। अब इनको कराची में पोर्ट बनाना है। कराची में पहले से ही पोर्ट मौजूद है, लेकिन वहाँ ये पोर्ट बनाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को कुछ हेल्प कर सके। लेकिन पाकिस्तान जैसा निठल्ला देश और भिखारी देश, इनको कितनी भी हेल्प करो वो तो खड्डे में ही जाने वाला है। इतना ही नहीं, मलेशिया, इंडोनेशिया, जाम्बिया और ये साउथ अफ्रीका, ये सारे देशों ने इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नमस्ते बोल के अलविदा कर दिया है। इनके कई अरब डॉलर के जो समझौते थे वो सब कैंसिल कर दिए हैं। श्रीलंका में भी इन्होंने अपना जोर आजमाया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट आज इंडियन गवर्नमेंट के पास आई है कि हमें इनके चंगुल से निकालो, हमें इनके चंगुल में नहीं फंसना है। तो लगता है सारे दुनिया की तरफ से चीन के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इकोनॉमिक अटैक हो रहे हैं। तो ये देखकर चीन कुछ न कुछ तो उनको भी तो करना पड़ेगा, इसलिए भारत की सीमा पे थोड़ा बहुत उन्होंने गोला बारूद लेके आए थे। लेकिन अब ये भारत पहले वाला भारत रहा नहीं कि उसको धमकाओ और 4 कदम पीछे आ जाए। अब तो हम उनके वहाँ डटे रहते हैं, 2 कदम आगे ही चल के रहते हैं। जैसे कि जनरल नरवणे ने कहा है कि हमारी टॉक्स चल रही है, टॉक्स के चलते गोगरा और हॉट स्प्रिंग से भी चीन ने वापस जाना है, यहाँ पर तो चीन आगे आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सब चीज़ें आपके पास पहुँचानी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो किया कि आप जान जाए कि चाइना
जितना ताकतवर दिखता है उतना वो है नहीं, भारत जितना कमज़ोर दिखता है उतना वो है नहीं। तो समझ लीजिए कि भारत, नरेंद्र मोदी की सरकार और हम सब 143 करोड़ लोग चाइना को अच्छी तरह से मात दे सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे ज़रूर अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है, और आपने अगर बेल आइकॉन अभी तक नहीं दबाया हो तो उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो हम आपके पास तुरंत उसकी इत्तिला पहुँचा सकें। धन्यवाद।